जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आज ITI के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ट्रांसफार्मर का वन शॉट फॉर ALP एग्जाम देखने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, जिसमें डिफरेंट पार्ट को दिखाया गया है। पहला है ब्रीदर जो काम करता है वो जो मॉइस्चर होता है, जो भी एयर मतलब कि वायु में जो पानी युक्त वायु होता है, नमी युक्त वायु होता है, उसको ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से रोकता है ब्रीदर का काम यही होता है। बिकॉज ये इंटरनल फॉल्ट जब होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ये बचाता है, मतलब कि सिग्नल के द्वारा भेज के बचाता है इंटरनल फॉल्ट से। बेसिकली ये याद रखिए, ये रेडिएटर है ट्रांसफार्मर को, ये ठंडा कूलिंग के लिए, रेडिएटर का प्रयोग कूलिंग के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का ऑयल का काम होता है कूलिंग करना, और दूसरा इंसुलेटिंग मीडियम बाइंडिंग के बीच प्रोवाइड करना, ट्रांसफार्मर और टैंक के बीच जो होता है उसी का। फिर ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग, तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी बाइंडिंग होता है, सेकेंडरी दोनों पे जो बाइंडिंग लपेटा जाता है, और ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग जो कॉपर मटेरियल का होता है। ठीक है। ये मेन टैंक है, ये मेन टैंक, इसी में ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग को लपेटा जाता है। ये बुशिंग है, बुशिंग का काम होता है हाई वोल्टेज, मतलब कि एक साइड हाई वोल्टेज होगा, एक साइड मतलब प्राइमरी एन से सप्लाई आ रहा होगा 11 kV, और इधर से डिस्ट्रीब्यूशन के पास, तो वही मतलब कि ये जो है वो इंसुलेटिंग का काम करता है। इंसुलेटिंग और हाई वोल्टेज से बचाता है। इंसुलेटिंग इस माध्यम है कि ये जो यहाँ पे देखते हैं कि इंसुलेटर अंदर तक लगा हुआ है, तो अंदर तक लगा हुआ है, तो ये जो टैंक है उससे सटे नहीं, इसलिए ये इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो बुशिंग बता दिए, मेन टैंक बता दिए। ये ऑयल गेज है। ऑयल गेज कुछ नहीं है, ऑयल गेज बेसिकली ऑयल के लेवल को बताता है। और कंजर्वेटर, ये कंजर्वेटर है जो इसमें तेल भरा हुआ रहता है। जब भी तेल मतलब ट्रांसफार्मर का अंदर कमी होता है, तो ये यहाँ से ही तेल जाता है, तो ये भी बता दिए। तो अब डिफरेंट पार्ट के बारे में थोड़ा जो वर्ड है वन शॉट रिवीजन के लिए बताएं। देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए ये ट्रांसफार्मर का फिगर बताने का प्रयास हमने किया है। देखिए ट्रांसफार्मर वाला, देखिए ये ट्रांसफार्मर का फिगर है, जिसमें ये प्राइमरी हो गया, मतलब वोल्टेज इधर से ज़्यादा है, प्राइमरी बाइंडिंग किया गया है, और E1 10 को लपेटा गया, जिसका नाम N1 दिए हैं। और जब सप्लाई दिया जाता है तो उसके अक्रॉस एक फ्लक्स फाई इंड्यूस होता है, जिसके कारण EMF E1 इंड्यूस हुआ है, जिसको दर्शाए हैं। ठीक उसी प्रकार से जब N भी वो फ्लक्स लिंक करता है, तो E2 फ्लक्स इंड्यूस होता है, N2 टर्न है, और ये लोड है, लोड के क्रॉस वोल्टेज V2 हो गया। तो यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग इसका नाम दिया, इसका सेकेंडरी बाइंडिंग नाम दिया। तो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक जुक्ति पड़ता है, मतलब स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, रोटेटिंग नहीं। जो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बीच मतलब कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्टैटिक है। तो यहाँ पे जनरेटर दे सकता है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एगो मोटर ले लीजिए,
एगो ट्रांसफार्मर दे दीजिए, एगो अल्टरनेटर। तो आंसर होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डीसी मोटर का होगा तो वो क्या है? स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, मतलब रोटेटिंग मशीन है डीसी जनरेटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है पहला। फिर इसमें लिखा है कि 2 बाइंडिंग होता है, प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। तो ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि ट्रांसफार्मर में कितना बाइंडिंग होता है? 2 बाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी बाइंडिंग किसको कहते हैं? तो जिस साइड हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि 11 के जो आपके सब स्टेशन से आता है, उस साइड को प्राइमरी साइड कहते हैं। और यदि जिस साइड लोड कनेक्ट होता है उसको सेकेंडरी साइड कहते हैं। देखिए लिखा है प्रथम बाइंडिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा है यार। देखिए यहाँ पे बाइंडिंग लिखी है, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सुधार गया कि प्रथम बाइंडिंग में सप्लाई कनेक्ट होता है, ठीक है, उसी को प्राइमरी बाइंडिंग कहता है। और द्वितीय बाइंडिंग में लोड कनेक्ट होता है, उसको द्वितीय, ठीक है। फिर लिखे हैं कि यह चुंबकीय माध्यम से प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग कनेक्टेड होता है। जो ये है वो चुंबकीय माध्यम से, इलेक्ट्रिकली नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, चुंबकीय माध्यम से होता है। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि विदाउट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि यह जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। यह वोल्टेज लेवल को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी को नोट यहाँ पे चेंज होगा, रुकिए, मतलब जबकि फ्रीक्वेंसी को नियत रखता है, मतलब चेंज नहीं करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और एंड पावर को भी, पावर यहाँ पे मतलब कि शक्ति को भी यह नियत रखता है, ठीक है। कहता है यह एसी सप्लाई पे वर्क करता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करता है, जबकि डीसी पे वर्क नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। आगे इसमें फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो चेंजिंग नेचर का होता है। फ्लक्स कैसा प्रोड्यूस होता है? तो चेंजिंग नेचर का। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन का बना होता है। ये जो कोर है ना वो आयरन का बना होता है, और जो बाइंडिंग होता है वो कॉपर मटेरियल का होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो आयरन का। ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग कॉपर मटेरियल लिखे हैं का बना होता है। इसका जो दक्षता इफिशिएंसी होता है वो 95 से 98% होता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब कि V1 साइड जहाँ सप्लाई आ रहा है उससे ज़्यादा अगर सेकेंडरी साइड में हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि V1 का वोल्टेज V2 से ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेप अप होगा। और स्टेप डाउन V1 का वोल्टेज है, V1 का जो वोल्टेज है वो V2 से मतलब V1 ज़्यादा है V2 से, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो करंट का जो रिलेशन होता है वो, अगर V1 वोल्टेज कम है तो I1 करंट ज़्यादा होगा, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो इन्वर्स में चलता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। कारण कि P बराबर VI होता है, ठीक है। तो पावर कांस्टेंट, ट्रांसफार्मर इज अ पावर कांस्टेंट डिवाइस और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी एंड पावर दोनों कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट कब होगा? जब अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो एक को घटाएंगे और दूसरा को बढ़ाएंगे, तभी तो कांस्टेंट होगा। जैसे 4 गुना 3 बराबर 12 होता है, मतलब पहले से वोल्टेज 4 था, करंट था 3, तो 12। अब हम किए कोची कि यहाँ पे करंट के मान को बढ़ा दिए, मतलब कि 4 से अब 6 कर दिए, ठीक है।
हमको पावर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक उसी प्रकार से जब हम वोल्टेज 3 था उसको 2 कर दिए तो कितना हो 4 3 12 कांस्टेंट हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी रिलेशन आपको मैंने बताया। बहुत वन शॉट रिविजन जो मेन पॉइंट पूछ सकता है आपके एग्जाम में वो हम लिखने का प्रयास किया वही आपका डायरेक्ट एग्जाम में। जैसे ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी 95 से 98% हो सकता है, ये आपको पूछ सकता है। कॉपर मटेरियल जो बाइंडिंग होता है वो किस मटेरियल का, तो कॉपर मटेरियल का। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज क्या होता है, या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, तो यूज ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है इसमें कोर ऑफ बाइंडिंग को रखा जाता है। ठीक है, बूसिंग के बारे में लिखा कि इंसुलेट एंड हाई वोल्टेज से बाहर करता है, जो ना बताए थे कि अंदर से बूसिंग लगा होता है वो बताए थे। कंजर्वेटर टैंक इसमें ऑयल होता है जो कि ऑयल लेवल को मेंटेन करता है। विद्युत का बताए थे कि नमी जो सांस होता है, नमी जो वायु होता है उसको अंदर आने से रोकता है। फिर ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बताए हैं यहाँ पे आपको कि 4.44 N/5 एन होता है नंबर ऑफ टर्न, एन होता है नंबर ऑफ टर्न जो कि यहाँ पे है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, फाई होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो वोल्टेज यहाँ पे देखिएगा तो V1 बराबर V2 और N2 बराबर N1। तो वोल्टेज और जो करंट का रेशियो होता है वो सेम होता है, जबकि वोल्टेज और टर्न्स का रेशियो सेम होता है, बल्कि करंट का रेशियो इन्वर्स होता है। जैसे V1 बराबर V2, N1 बराबर N2, R2/I1, इसी को वोल्टेज। इट इज अ कांस्टेंट डिवाइस लिखे हैं। पावर कांस्टेंट यहाँ पे कर दीजिए, पावर कांस्टेंट डिवाइस। इसमें पावर भी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी भी। जो टर्न रेशियो होता है जिसको ए से N1/N2 होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K होता है वो N2/N1 होता है। ठीक है, लॉसेस के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। थैंक यू।